हेलो बच्चों, कल हमने विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका और विशेषता पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों की समस्या एवं चुनौतियां। तो पहले शुरुआत करते हैं समस्या। विकासशील समाज में समस्या पढ़ेंगे, फिर चुनौतियां पढ़ेंगे। तो समस्या में शुरुआत करते हैं। विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनेक समानताएं पाई जाती है। ये सभी राजनीतिक व्यवस्था बदनुआं ऐसे परंपरागत अतीत की उपज होती है जिसमें सरकार का संचालन कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती है। इनमें से अधिकांश में पिछले औपनिवेशिक शासक का प्रभाव दृष्टिगोचर रहता है। यानी विकासशील देशों की व्यवस्था में ज्यादातर असमानता पाई जाती है और विकासशील और विकसित देशों में, लेकिन सारे विकासशील देशों में समानता पाई जाती है। एक तो पहले उनकी राजनीतिक बंधुआ और परंपरागत अतीत की उपज के कारण, दूसरा जो परंपरा से चली आ रही बातें रूढ़िवादी वगैरह वो सब लेके बैठे, और तीसरा है औपनिवेशिक शासन, यानी ब्रिटिश जो भारत पर उपनिवेश बन के आए थे। और उपनिवेशवाद उसको कहते हैं कि एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना शासन स्थापित करे और उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सबका शोषण करे, उसको कहते हैं औपनिवेशवाद। तो भारत भी इस संबंध में गुजर चुका है। इस समय से वो भी औपनिवेशिक शासन का प्रभाव उस पर भी बड़ा शोषण हुआ है, तो ये भारत भी इसमें आता है। एक सबसे महत्वपूर्ण समानता ये पाई जाती है कि सभी देशों में अतीतकालीन स्थिति से मुक्त पाकर एक आदर्श विश्व का निर्माण करने की आकांक्षा दृष्टिगोचर होती है। यानी जो चली आ रही अतीत काल, प्राचीन काल से चली आ रही बातें, वो आज भी आदर्श विश्व का निर्माण करने की आशंका, उसके मन में आशा है कि कभी न कभी हमारा देश जरूर विकसित होगा। इसी विश्वास के साथ वो अपना समय गुजारते हैं। जहां तक भविष्य का प्रश्न है, अधिकांश एक ही दिशा में विकासोन्मुखी होने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। यानी भविष्य में ये कहते हैं कि हम नहीं तो हमारे बेटे के समय तो विकसित होगा देश, तो वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि विकासमुखी हमारा देश कभी न कभी विकसित होगा। ऐसी राजनीतिक प्रणाली का विकास करने की दिशा में सचेत होते हैं, जो किसी न किसी हद तक पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रणालियों या शासन व्यवस्था से मिलती जुलती हो। यानी उनके मन में ऐसी व्यवस्था होती है कि हम विकास करेंगे, विकसित होंगे, इसलिए पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रणाली को हम अपनाते हैं। विकासशील राज्यों में से अधिकांश राजनीतिक अस्थायित्व से ग्रस्त है। राजनीतिक खेल के बुनियादी नियमों पर मतैक्य का अभाव है। यानी विकासशील राज्यों में अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता है, यानी जो भी सरकार होती है वो बार बार भंग होती है क्योंकि राजनीतिक खेल की बुनियादी नियमों का अभाव है। यानी जो राजनीतिक खेल खेलते हैं, जो सरकार खेल खेलती है, उसको लोगों को कोई पता नहीं चलता क्योंकि सारे गरीब हैं, उनको अधिकारों का पता नहीं चलता, तो वो अपनी बुनियादी राजनीतिक खेल खेलते रहते हैं और जीतने पर अपने खुद की तिजोरी भरते हैं। राजनीतिक दलों की अनेकता व जनता के असंतोष के कारण इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न रहती है। यानी राजनीतिक दल यानी ज्यादा दल, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय, अमेरिका दो दलीय है, दो दल व्यवस्था, ब्रिटेन में दो दल है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय के कारण अस्थिर रहता है, राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर यानी अस्थायित्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि बार बार सरकार भंग होती जाती है। दूसरे दल कहते हैं कि हमारी सरकार बने, तीसरा दल कहे कि हमारी सरकार बने, तो वो लोगों को प्रभावित करके, लोगों से झूठ बोलकर उनसे वोट लेते हैं, खरीद लेते हैं और अपने क्या कहते हैं, अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। नवोदित राजनीतिक समाजों में अधिकांश बहुल समाज है। यानी अब जो वर्तमान विकासशील देशों में
समाज ऐसा है, बहुल अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग अनेक धर्म संस्कृतियां व राष्ट्रीयता के होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर परस्पर विरोधी दबाव पड़ते रहते हैं। यानी विकासशील देशों, जैसे भारत का ही मान लो, विकासशील देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो धर्म के अकॉर्डिंग वो राजनीतिक व्यवस्था में दबाव डालते हैं। जो अपने धर्म का है उसी को वोट देते हैं, अपने जाति का उसी को वोट देते हैं। तो इस प्रकार से लोगों में कोई न तो विकास, ये समस्या आ जाती कि लोग विकास की ओर नहीं, सिर्फ अपने धर्म के व्यक्ति को या अपने जाति के व्यक्ति को महत्व देते हैं और दबाव बनाए, राजनीति पर दबाव बनाए रखते हैं, जिससे समाज में तनाव की परिस्थिति उत्पन्न होती है। ये भी समस्या है कि इसमें समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस कारणों से सरकारों पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण दायित्व इतना अधिक बोझ बन जाता है कि बहुत से राज्यों में सरकारें अपनी प्रबंध व्यवस्था में ही उलझी रह जाती है। यानी ये सब समस्या, लोगों की समस्या नहीं सुलझ सकती, इसलिए और भी समस्या आ जाती है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं, सरकार है कि वो अपनी सही व्यवस्था प्रबंध नहीं कर पाती, क्योंकि इतने सारे गरीब, बेरोजगारी, ये जो पढ़ा हमने जो विशेषता में न्यूनतम स्तर, बेकारी, कृषि की प्रधानता, निर्यात पर निर्भरता, उपक्रम और उद्यम का अभाव, ये सब बातें बीच में आ जाती है। इसलिए ये जब सरकार प्रबंध जो करती है लोगों के लिए, उसमें उलझ जाती है कि कौन सी प्रबंध की कौन सी ले, कौन सा विषय ले, किस लोगों की कौन सी समस्या हल करे। समस्या ही समस्या है। बाहरी आक्रमण के खतरे भी कम नहीं रहते। यानी हम देख लो, पड़ोसी देश जो कभी चीन कभी पाकिस्तान बार बार सीमा लागते रहते हैं, तो ये बाहर के आक्रमण भी खतरा रहता है, क्योंकि वो लोगों का विकास करे, देश का विकास करे, या जो पड़ोसी देश जो आक्रमण करे उनसे युद्ध करे, ये सब समस्या आ जाती है। आज भी विकासशील समाजों में शासनकर्ताओं को अपनी सत्ता की वैधता में आशंकाएं भी ही अधिक दिखाई देते हैं। यानी जो विकासशील समाज में, उसमें सिर्फ सत्ता में वैधता, कानून और आशंकाएं दिखाई देती कि हाँ, कभी सरकार हमारे लिए सब अच्छा ही करेगी। स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो इसके परिणाम को आने वाले वर्ग या दल सहजत स्वीकार नहीं करते। यानी वहां पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होते विकासशील देशों में, वहां धांधली होती है वोटों में, चुनावों में, कभी कभी पैसे के बलबूते पर, कभी कभी बंदूक के नोक पर, कभी फर्जी वोटों द्वारा ऐसी बातें आती जाती है, और कोई दल ऐसा जीतता है तो उनको लोग स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार करे तो वो विकास नहीं कर पाते। इससे सरकार की सत्ता क्षीण पड़ती है और सरकारें समाज के मूल्यों को क्रियान्वित करने का साधन नहीं बन पाती। यानी जो लोगों की वैल्यू है वो समझ नहीं पाती और वो मन चाहे कार्य करने लगती है। उनको पता है कि लोगों से नहीं जीते, हम धांधली करके वोटों से जीते। तो ये समस्या भी राजनीति में आ जाती है। राजनीति में सेना का हस्तक्षेप आम बात है और इन देशों में लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। राजनीति में हिंसा, राजनीतिक हत्या और षड्यंत्र आदि दिन सुनने में मिलते हैं। यानी ऐसे देशों में लोकतंत्र अभी भी अस्तित्व है। यानी लोगों को पता नहीं कि हमारा वोट किस हिसाब से है, हम वोट देते तो सरकार बनेगी और सरकार हमारे लिए अच्छे कार्य कर पाएगी, लेकिन अस्थायित्व होता है लोकतंत्र। फर्जी वोट वगैरह ये होता है, ये तो साथ में है ही है। इसके अलावा राजनीति, हिंसा, हत्या, षड्यंत्र, इन बातों को सुनने में मिलता है। इसलिए लोकतंत्र यहाँ सही ढंग से नहीं चल पाता। जनता का शासन नहीं, वहाँ जिसके पास पैसे है, जिसके पास शक्ति है, वही राजनीति में कूदता है और भ्रष्ट हो जाता है। सरकारी भूमिका व शासन के अंगों के कार्य व उनसे संबंधित संरचनाओं का अभिनीकरण नहीं हुआ है।
इनमें से अधिकांश राज्य संक्रमण की भूमिका में फंसे हुए हैं और इस प्रक्रिया में और भी डूबते जा रहे हैं। यानी इनमें विभिन्नीकरण आ गया है और सरकार अपने अंगे के कार्यों के संरचनात्मक कार्य नहीं कर पा रही और सामाजिक उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी और प्रशासनिक अव्यवस्था की समस्या से घिरे रहते हैं ये देश। इसका मतलब ये है कि सामाजिक उतार चढ़ाव, कोई गरीब खान पान रहन सहन, किसी को तो ठाठ से रहता है, कोई किसी के खान पान रहन सहन में 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, आर्थिक मंदी रहती है और प्रशासन की व्यवस्था में समस्या आती है। जो प्रशासन है वो भी कार्य घूस लेकर या रिश्वत लेकर कार्य करता है। वो उनको पता है कि नियुक्ति हमारे मेहनत से लिए प्रशासन जो नौकरशाही है, तो वो उस कार्य लोगों के हित के लिए कार्य करना सही नहीं मानते, क्योंकि सरकार भी वो भ्रष्ट हो गई तो प्रशासन भी भ्रष्ट हो जाता है। सामाजिक मॉडल की भाषा में वे परंपरागत व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यानी सामाजिक मॉडल के अनुसार वर्तमान में ये हो रहा है कि सामाजिक बदलाव थोड़े से आ रहे हैं। जैसे कि पहले सती प्रथा थे, वो हट गया, दहेज प्रथा वगैरह ये भी, उन पर भी चल तो रही है दहेज प्रथा, लेकिन उस पर भी दंडित किया जा सकता है। और बाल विवाह, ये सब कुरीतियां तो मिटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी विकासशील देशों में ये सारी कुरीतियां चल रही है। जिसे फ्रैंक रिग्स ने कृषि स्तर से औद्योगिक स्तर की ओर बढ़ना कहा है। ये कह रहे हैं कि रिग्स कह रहा है कि अब वर्तमान में बात देखें तो विकासशील समाज या विकासशील देश कृषि स्तर से औद्योगिकरण की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन विकसित कब होगा वो पता नहीं है। लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व उन देशों में है और भी अधिक है जिसका आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्तर निम्न एवं पिछड़ा हुआ है। यानी लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व उन देशों में भी अधिक हो गया है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। विकासशील देशों में प्रशासन का कार्य नकारात्मक नहीं वरन सृजनात्मक भी है। यानी कुछ समस्या है तो उनका थोड़ा समाधान, अब हम समाधान पढ़ रहे हैं, समस्या का समाधान, फिर पढ़ेंगे चुनौती। तो कुछ रिग्स ने कहा है कि ये कृषि से औद्योगिकरण हो रहा है और कई देशों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निम्न पिछड़ा हुआ है। जो विकासशील प्रशासन का कार्य नकारात्मक नहीं वरन सृजनात्मक भी है। कहीं कहीं पे ऐसा भी है, हर जगह ऐसा नहीं है। कई देशों में तो ज़्यादा समस्या है, कहीं में नहीं है। यदि प्रशासन आम नागरिक के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में असफल रहा हो मेरे पास, तो इस प्रकार से विकासशील देशों में ये सारी समस्या आ गई है। लेकिन कुछ देशों में ऐसी बातें नहीं है। कई देशों में तो आज विकसित तो नहीं हो रहे, लेकिन विकासशील है, इतनी समस्या नहीं हो रही है, लेकिन कहीं पे तो ज़्यादा ही समस्या आ रही है। कई देशों में जनजीवन सुरक्षित नहीं है। यानी कई देशों में लोगों के 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है और कोई इतना ठाठ से रह रहा है, जो पूंजीपति है वो सारी सुविधा उनके पास उपलब्ध है। तो दोनों बातें, यानी अल्पसंख्यक तो पूंजीवादी और बहुसंख्यक गरीब यहाँ पे ज्यादा हो गए। डॉक्टर राम के वेपा के शब्दों में कहा है कि आज विकासशील देशों को इस महत्वपूर्ण तथ्य की कष्टपूर्ण प्रतीत हो रही है कि सुनियोजित योजना यद्यपि आवश्यक है पर वे अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यानी ये लेखक ने, वेपा ने कहा है कि कुछ अब वर्तमान में विकासशील देशों ने योजना बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना, 5 साल की वो योजना होती है। हर साल में एक नई कोई समस्या लेते हैं, जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा, कभी महिला का स्तर सुधारना, कभी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना, यानी आत्मनिर्भर बनना। ये सब बातें बीच में आ जाती है। इसके अलावा कागज एवं योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, परंतु जब तक उन्हें यथोचित पूर्ण एवं लगन से कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक वे अर्थहीन हैं। मैम मैं कैसे बोल, कहने का मतलब
कार्यान्वित हो जाते हैं और अर्थहीन हो जाते हैं। उनकी योजना वगैरह सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है, कागज में ये योजना बनाई जाती है कि ये किया जाएगा, लेकिन पैसों की कमी, आर्थिक स्थिति पिछड़ जाने से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, इसलिए ये योजना कागजों में रहती है, सही तरीके से योजना लागू नहीं हो पाती। योजना का अच्छा प्रारूप उसकी सफलता की गारंटी नहीं है। यानी योजना बना भी दे और योजना लागू भी कर दे तो भ्रष्टाचार के कारण ये सफल हो, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि सफल कैसे नहीं होगी? क्योंकि जैसे कि आज पुल बना रहे, हाईवे बना रहे, तो उसमें ठेकेदार पैसे लिए, उन्होंने खाए, उसके ऊपर जो जिसने ठेका दिया कलेक्टर ने लिए, उन्होंने लिए, ऐसे ऐसे कर सबने पैसे लिए, जिसने टेंडर पास किया उन्होंने लिए। तो ऐसे ऐसे कर सारी जो योजना बनी है 1 करोड़ की, तो 50 लाख तो सारे भ्रष्टाचार में चले गए, लोगों के खाने में चले गए, और 50 लाख की योजना बनी, तो 1 करोड़ की बनती तो क्या वो सफल होगी? क्या नहीं होगी। तो ये सारी बातें आ जाती है। कहते हैं सफल कार्यान्वयन ही अब उसका निर्णायक पक्ष माना जाता है। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के अभिलेख स्वदेश एवं विदेशी कुशल विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सुंदर योजना से भरे हैं, लेकिन वे सब कार्यान्वयन में डगमगाती प्रतीत होती है। यानी ये जो निर्णय लेने वाले, जो कार्यान्वयन करने वाले नए स्वतंत्र देश, जो अभिलेख स्वदेश विदेशी कुशल विशेषज्ञ, यानी जो डॉक्टर वगैरह जो बाहर जाए, बाहर से वो ट्रेनिंग करे और बाहर ही कमाने लग जाए, तो वो दूसरे देशों में वो कमाकर क्या कहते हैं, डॉलर कमाकर यहाँ उनके परिवार को भेज सकते हैं और उनकी कुछ स्थिति सुधर सकती है। बाकी जो विकासशील देशों में यहीं पे जो करे उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती। वो जो छोटे व्यापार करे, जो गरीब है, उनके लिए ये समस्या, देश के लिए समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है। विकासशील राष्ट्रों की कतिपय ज्वलंत समस्या है। आधुनिकीकरण के प्रयास में उपजी निराशा, आंतरिक संघर्ष, भाषाई, धार्मिक या जातीय राजनीतिक अस्थिरता, यानी भाषा, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। इस कारण ये समस्या और भी बढ़ने लग गई है। राजनीति में सेना की प्रभावी भूमिका और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था जो औपनिवेशिक प्रशासन के हितों के अनुकूल थी, उनके चलते इन राष्ट्र में उन प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पाया। यानी एक तो आधुनिकीकरण का प्रयास करने में, आधुनिकीकरण लाने के लिए पैसे उसी में खर्च हो जाते हैं और लोगों के विकास होता नहीं, तो लोगों में निराशा हो जाती है और भाषाई, धार्मिक और जातीय के हिसाब से राजनीति को चुना जाता है, यानी सरकार उनकी बनती है। तो इसलिए सरकार अस्थिर होती है और राजनीतिक सेना के प्रभावी भूमिका और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी सेना का जो प्रभावी भूमिका रहती है, लेकिन सरकार प्रशासन में हस्तक्षेप करती है, राजनीतिक हस्तक्षेप सरकार। तो राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासन में करती है, तो उनका कार्य प्रशासन स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती है, वो भी रिश्वत लेने लग जाती है। इसके अलावा जो औपनिवेशिक प्रशासन हितों की अनुकूल नहीं थी, यानी औपनिवेशिक आए जो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी वगैरह, तो वो हमारे जो देश विकासशील देश है वो अपने भाषा को ही महत्व देना चाहते हैं, बाकी भाषा को नहीं। लेकिन जो देश है उनको ये दूसरी भाषा जो अंग्रेजी वगैरह वो भी बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को भी ये समझाना चाहते हैं ताकि हम दूसरी जगह भी व्यापार कर सके, दूसरी जगह नौकरी कर सके। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन लोग नहीं समझते। चलते राष्ट्र के प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पाता। इसके वास्तविक विकास के लिए आवश्यक है कि जो प्रतिभाएं विकसित हुई है वे समुचित अवसर और कार्यशील परिवेश के अभाव में विदेश गमन करती जा रही है। इसी कारण भारत जैसे देश में प्रतिभा पलायन की समस्या पैदा हो गई। यानी जो जिसके पास ज़्यादा कला है, जो इंजीनियर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, बड़ा बड़ा डॉक्टर, तो वो विदेश जाने के वो रुचि रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है, विदेश में कमा कर वो धनवान बनना चाहता है। तो बड़े बड़े पोस्ट पे अच्छी अच्छी जो विशेषज्ञ है और जो क्या कहते हैं उनको जो प्रयोग करते हैं, जो शोध करते हैं,
पीएचडी करते हैं, वो भी विदेश में जाकर वो वहीं पे जॉब पे लग जाते हैं, इसलिए उनकी प्रतिभा पलायन विदेश में हो जाती है। और जो देश है वो विकासशील देश, वो और भी उनकी समस्या बढ़ जाती है, और जो अनुभवी विशेषज्ञ वगैरह वो सारे विकासशील देशों से विकसित देश में चले जाते हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अधिक से अधिक किया विकसित देशों में लोक प्रशासन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है तथा प्रशासनिक कला के क्षेत्र में समुचित प्रगति हुई है, किंतु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित देश अभी भी अनेक प्रशासनिक समस्या में ग्रस्त है। इस कारण विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो समस्या और ये चुनौती, कल हम ये पढ़ी थी हमारी चुनौतियां, ये सारी चुनौतियां थी और समस्या दोनों थी। कल हम विकासशील समाजों की चुनौतियां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।